नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अभय सिंह फीएलएस वर्ल्ड में स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, अगर निबोस इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी से आपको सर्टिफिकेट लेना है तो आपको दो पेपर देना पड़ता है। एक को कहते हैं यूनिट IG 1 और एक है यूनिट IG 2। तो यूनिट IG 1 जो है वो थ्योरेटिकल है, मतलब कि आपको पेपर लिखना पड़ता है। और IG 2 जो है वो प्रैक्टिकल असेसमेंट होता है, जो कि आपको साइट पे जाके रिपोर्ट बना के देना होता है। तो IG 1 पहले ये क्लोज बुक एग्जाम था, यानी कि आप सेंटर पे जाते थे, एग्जाम देते थे। लेकिन ये अभी ओपन बुक जब एग्जाम हो गया तो आप घर पे बैठ के लिख सकते हैं। 24 आवर आपके पास टाइम है। एक सिनारियो दिया जाता है, आप उसी के बेस पे अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। ओपन बुक का एग्जाम का मतलब ही होता है कि ये ओपन बुक है, मतलब आप कोई भी बुक यूज कर सकते हो उसको लिखने के लिए। ऐसा तो जो आपको कोर्स नोट दिया जाता है वो तो यूज करना ही है। साथ में कोई भी लर्निंग रिसोर्स भी यूज कर सकते हो, जैसे कि कोई वेबसाइट पे जा सकते हो, बहुत सारे जर्नल्स हैं। गूगल सर्च करोगे बहुत सारी चीज मिलेगा, आप कोई भी चीज जहाँ से भी आपको अच्छा लगे लिख सकते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत ये बात है ना कि जो कुछ भी लिखना है वो सिनेरियो से मैच होना चाहिए। तो सिनेरियो से अगर मैच नहीं हो रहा है तो मतलब आपने जो लिखा है वो कहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया। और सारी चीज लिखना है उसको, सिनेरियो को इंक्लूड करते हुए अगर लिखेंगे उस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए, तो डेफिनेटली आपका आंसर जो है यूनिक होगा। और यही तो नेबोश चाहता है कि किसी का आंसर मैच ना हो। तो ये जो एग्जाम है, जो मैं पेपर आपको अभी शो करने जा रहा हूँ, ये पेपर नंबर 30 है, 3030। यानी कि अभी तक 30 निबोस IGC 1 का ओपन बुक एग्जाम हो चुका है। और अभी जो है मैं वो 13वां जो पेपर है, जो अभी लेटेस्ट है, उसको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और साथ में सिनेरियो के साथ साथ जो है इसके आंसर भी मैं शेयर करता हूँ कि एक आइडियल आंसर कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए। तो मैं एक आपको एक ओवरव्यू देने के लिए कि कैसे आप लिखें तो ज्यादा बेहतर है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है सबसे ऊपर में ही कि ये आप कोई भी ओपन बुक कुछ भी यूज कर सकते हो, लेकिन किसी से दो आदमी मतलब मिलके कोलैबोरेट नहीं करना है, साझा नहीं करना है अपने आंसर्स को, है ना, अपने जो कॉपी पेस्ट नहीं करना है। और कभी भी इंटरनेट से जो है ना ब्लॉक ऑफ टेस्ट, है ना, पूरा सेंटेंस कॉपी कर लिया, पूरा एक लंबा पैराग्राफ कॉपी कर लिया, इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो आपको सिनेरियो पढ़ने के बाद आपको बहुत सारे सीरीज ऑफ टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे। इसमें आपको टोटल 8 टास्क दिए गए हैं, तो उसको क्वेश्चन को पढ़ना है। और जैसे हम लोग 10वीं 12वीं में क्या करते थे, पैसेज पढ़ते थे और उसमें उसी से क्वेश्चन को निकाल लिखना होता था, क्वेश्चन का आंसर। जस्ट लाइक यही है कि एक स्टोरी आपको बता दिया गया और आपको क्वेश्चन दिया गया, भाई आप बताओ कि ये क्या हुआ। तो यही करना होता है और हम लोग करते आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कभी नहीं किया है ऐसा। तो और जितने भी टास्क आपको दिए जाएंगे ना उस सारे को सिनेरियो से ही लिखना है, ऐसा इसमें बता रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। और हर के मार्क्स जो है ना उसमें दिया गया है उसके साइड में। तो जो जितना मार्क्स रहेंगे ना, आप समझ लो एक मार्क्स के लिए 30 वर्ड्स लिखने हैं। 10 मार्क्स का है, यानी कि 300 वर्ड। 10% प्लस माइनस चलेगा, लेकिन ज्यादा नहीं चलेगा। ऐसा इसमें लिखा हुआ है, यानी कि यू नॉट एक्सपेक्टेड टू राइट मोर देन 300 वर्ड्स इन टोटल। तो आपकी जो टाइमिंग होगी, जो वर्ड काउंट होगा, आप उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। तो डिस्ट्रीब्यूट आप समझ ही गए कि नहीं? मतलब 3000 वर्ड है 100 नंबर्स के लिए, तो एक नंबर के लिए आप 30 वर्ड लिखेंगे तो इनफ है ना? ज्यादा नहीं लिखना है। और सारे क्वेश्चन को आपको, सारे टास्क को अटेम्प्ट करना चाहिए। तो ये सिनेरियो चालू होता है आपको, जैसा कि आप देख रहे हैं कि द वाइल्ड लाइफ पार्क, यानी कि एक वाइल्ड लाइफ पार्क है। वाइल्ड लाइफ समझते हैं जिसमें जंगली जीव रहते हैं, है ना? तो वहां पे एक विगमॉस वाइल्ड लाइफ पार्क है। एक क्या है, टूरिस्ट अट्रैक्शन सेलिब्रेटिंग इट्स 50 ईयर्स एनिवर्सरी दिस समर। ये एक टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं, टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। और अभी ये 50 ईयर्स एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है इस समर में। तो ये पूरा सिनेरियो ऐसे है। मैं इसको अगर शॉर्ट में समझाता हूँ जल्दी जल्दी करके, तो आप देखोगे इसमें एक तो जो ये WWP है शॉर्ट में, यानी कि इस पार्क को हम लोग शॉर्ट में WWP है। इसमें एक लार्ज मेंशन एंड गार्डन है, यानी कि एक बहुत जो पुरानी इमारत है और गार्डन है। और स्मॉल नंबर ऑफ एनिमल इंक्लोजर्स हैं, बहुत सारे मतलब जानवरों का इंक्लोजर्स है, जहाँ बेड़ा बनाया गया उसमें रहते हैं वो लोग। और यहाँ पे आप देखो कि WWP कॉम्प्लेक्स हैज एक्सपेंडेड टू बी 5 टाइम्स लार्जर। और तब से जो है ये 5 गुना ज्यादा बड़ा हो गया है। WPP हैज ए वर्कफोर्स
अब 200 परमानेंट एंड 200 टेम्पोररी वर्कर्स। और आप देख रहे हो कि 8 लाख विजिटर जो है इसमें पर ईयर आते हैं घूमने के लिए। तो इस तरीके से 45 ईयर से गो जो है यहाँ पे एक आग लग गया था। और क्या हुआ था कि बंदर जो मंकी का इनक्लोजर है वो जो है डिस्ट्रॉय हो गया था। और वहां पे इसको डिमोलिश करके एक लार्ज कैफे बना दिया गया, मतलब कैफे आप समझ ही रहे हो। तो उस कैफे में लोग अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं, शादी का सालगिरह। और अब डब्ल्यू डब्ल्यू पी जो है, जो पार्क है, वो चाहता है कि इसको कन्वर्ट करके फिर से इसको मंकी का इंक्लूजर बना दिया जाए। और उसके बाद जो है इसका अ, इस कैफे का जो 70% एरिया को क्या कर दिया गया है, बैरिकेड कर दिया गया है, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। अब बैरिकेड कर दिया गया मतलब उसके अंदर जाना अलाउ नहीं, क्योंकि वहाँ कंस्ट्रक्शन। लेकिन बाकी 30% में लोग कैफे में जा रहे हैं, आ रहे हैं, है ना। तो रेस्ट ऑफ द कैफे रिमेन ओपन। आप समझना अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना आने वाले समय में आप इसी पे करने वाले हो। द ग्राउंड मैनेजर जीएम जो है हायर्ड ए कंस्ट्रक्शन कंपनी कॉल्ड सीपी। जो ग्राउंड मैनेजर यहाँ का मैनेजर है, उसको ग्राउंड मैनेजर है, वो एक कंपनी को हायर करता है। क्यों हम कंपनी को हायर करता है? क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन 70% जो हो रहा है वहां पे मंकी का इंक्लोजर बनाने के लिए, वो तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर चाहिए। तो सीपी नाम की कंपनी को हायर करता है। एंड वर्क आफ्टर आफ्टर ए फ्रेंड रिकमेंडेड देम। उसका जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको फ्रेंड रिकमेंड करता है कि भाई इस कंपनी को रख लो तुम। और जीएम वाज इम्प्रेस्ड बाय द सीपी ऑनलाइन पोर्टफोलियो। जो जीएम है उसके वेबसाइट खोलता है, उसका ऑनलाइन पोर्टफोलियो देखता है सारा चीज, और उसे इम्प्रेस हो जाता है, बस कंपनी तो बहुत बढ़िया है ना। ड्यूरिंग ए टेलीफोन कॉल सीपी कॉन्फिडेंसली एज्यूम द जीएम दैट दे कुड कंप्लीट द वर्क। सीपी जो है वो जो जीएम से बात होती है उससे उसको कॉन्फिडेंट हो जाता है कि भाई ये काम तो कर देगा, है ना। दिस वाज डिस्पाइट हैविंग नेवर बिल्ट एन एनिमल इनक्लोजर बिफोर। और इसके पहले वो कभी इस तरह का काम नहीं किया है, इनक्लोजर नहीं बनाया है, लेकिन फिर भी वो एग्री हो गया। जीएम वाज हैप्पी नॉट टू स्पेंड टाइम सर्चिंग ऑफ अदर पोटेंशियल कॉन्ट्रैक्टर एंड हायर्ड सीपी इमीडिएटली। भाई बहुत खुश है कि भाई समय नहीं बर्बाद करना पड़ा किसी कॉन्ट्रैक्टर खोजने में, और उसने सीपी को इमीडिएटली हायर कर लेता है। द जीएम अरेंज फॉर सीपी टू कंडक्ट ए रिस्क असेसमेंट ऑफ द साइट बिफोर कंस्ट्रक्शन बिगिन। अब जीएम अरेंज करता है भाई सीपी को कि तुम एक रिस्क असेसमेंट करो, इससे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाए। और सीपी बोलता है जीएम से कि लीव एवरीथिंग इल्स टू अस। सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, आपको मैं आप हमें हायर कर लिया, अब हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हम पे छोड़िए, इंक्लूडिंग द डिफिकल्ट हेल्थ एंड सेफ्टी स्टफ। और हेल्थ एंड सेफ्टी चीजों को भी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं देख लूंगा क्या करना है ना, बहुत अच्छे से कर लूंगा। और जीएम एग्री हो जाता है। ठीक है। अब क्या होता है, अगले यहाँ पे लिखा है कि द टॉक्स, यानी कि टूल बॉक्स टॉक आप सुने ही होंगे। तो अब वहां पे जो सीपी है आता है काम करने के लिए, और टूल बॉक्स टॉक स्टार्ट करता है, यानी कि टॉक से स्टार्ट करता है। और इच मॉर्निंग काम स्टार्ट होने से पहले सारे वर्कर गेदर होते हैं और डिस्कस करते हैं कि आज का प्लान क्या है, और साथ में पॉसिबल इंप्रूवमेंट्स क्या होने हैं। वो सारी चीजें वो लोग डिस्कस करते हैं, जैसे हम लोग टूल बॉक्स टॉक में करते हैं। उसके बाद जो है डब्ल्यू के, यानी कि पार्क के जो पुराने लीडर्स हैं, वो जो कॉन्ट्रैक्टर की बातों को, माने उसके जो टॉक्स होते हैं उसको सुनते हैं। और वो सिमिलर चीज कॉपी करते हैं वहां से, और अपने टीम के साथ भी करते हैं। तो इससे क्या होता है, उनको देख के उन्होंने सीखा, जो पार्क के लोग हैं। और विद इन ए मंथ दिस टॉक एक्सीडेंट रेट रिड्यूस्ड। और इस टॉक से फायदा ये होता है कि एक्सीडेंट रेट जो है रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद डब्ल्यू टीम्स इन्वॉल्व इन दिस टॉक नाउ वर्क लेस ओवर टाइम एंड लुक हैप्पियर। अब टीम के जो लोग हैं उससे ज्यादा ओवर टाइम नहीं करते हैं और खुश दिखते हैं, मतलब टॉक का फायदा हुआ है। दिस टीम enthusiastically recommend the new system and discussed it with the other team। और वही टीम के लोग, जो पार्क के लोग हैं, वो बोलते हैं दूसरे टीम से कि भाई तुम भी ऐसा करो, ये बहुत अच्छा चीज है, और सीखते हैं वहां से। और जो लोग भी सुनते हैं ना वो भी इंटरेस्टेड हो जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और दूसरे लोग भी करते हैं। और अभी आप देख रहे हो कि मोस्ट ऑफ द डब्ल्यू टीम लीडर स्टार्टेड द डे विद द टीम टॉक। स्टार्ट कर दिया सारे लोगों ने। उसके बाद क्या होता है कि आपकी बारी आती है कि आप इस कंपनी में आते हो। मैंने आपको अब यहाँ से स्टार्ट किया गया है कि यू ज्वाइन डब्ल्यू दिस ईयर। अभी आपने इसी साल आप इस कंपनी को ज्वाइन किए हो, अभी उस सिनेरियो में हो। आपकी पोस्ट क्या है? तो आप एज ए टीम लीडर हो, विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वन ऑफ एनिमल इनक्लोजर
आपको एक एनिमल कंट्रोल का आपको टीम लीडर बना दिया गया, आप उसको देख रहे हो, ठीक है। और आपके पास हेल्थ क्वालिफिकेशन भी है, आपकी यूनिवर्सिटी डिग्री में इंक्लूड है वो चीज, है ना, पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी डिग्री। और और ये बात जो है वहाँ जो आपकी इंटरव्यू दिए थे, और उन्होंने जो इंटरव्यूअर है वो कहते हैं कि सेफ्टी इज द वाइटल इन दिस टाइप्स ऑफ वर्क। बोलते हैं इंटरव्यू में कि भाई देखो सेफ्टी हमारे यहाँ बहुत ही वाइटल है। और उसके बाद देखो, द इंटरव्यूअर बोस्टेड अबाउट बीइंग एक्सीडेंट फ्री फॉर 10 ईयर्स, मतलब ये भी जोर देते हैं कि 10 साल से हमारे यहाँ कोई एक्सीडेंट ही नहीं हुआ है। बहुत अच्छी बात है भाई, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ तो। और उसके बाद जो है हमारा जो इनका चीफ एग्जीक्यूटिव है इस पार्क का, वो सारे वर्करों से मिलते हैं, और मिलने के बाद इंडक्शन ट्रेनिंग भी करते हैं, थोरो इंडक्शन ट्रेनिंग करते हैं। जो इंटरव्यूअर है वो प्राउडली डिस्क्राइब भी करता है कि हमारे यहाँ रेंज ऑफ जो वर्कर हैं, हेल्थ एंड वेल बीइंग बेनिफिट उनको दी जाती है, और साथ में उनको स्पेसिफिक हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग भी दी जाती है। और आप भी ऐसा सोचते हो कि जो ये टॉक है वो अपने टीम में भी इसको लगाया जाए, इनकॉर्पोरेट किया जाए, शामिल किया जाए डेली शेड्यूल में। इसके लिए आप क्या करते हो, लेकिन आपकी जो टीम मेंबर है वो अनविलिंग टू पार्टिसिपेट, यानी कि इच्छा नहीं है उनमें पार्टिसिपेट करने की, मन नहीं दे रहे हैं। और मोस्ट ऑफ योर टीम हैज वर्क टुगेदर फॉर 30 ईयर्स एंड आर कॉल्ड गैंग बाय द वर्कर्स, यानी कि बहुत सारे जो वर्कर है ना वो 30 सालों से काम कर रहे हैं इस कंपनी में। आप तो 1 साल पहले आए हो, और ये जो है ना एक गैंग बना लिए हैं, है ना, वर्कर का पूरे लोगों का गैंग बन गया है। और इसमें आप कुछ भी बोलते हो तो वो लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। दे आर ऑलवेज क्वाइट अराउंड यू, और आप जब उसको आसपास आप बात रहते हैं तो चुप रहते हैं एकदम। सो यू वांट टू यूज दिस टॉक टू इन्वॉल्व द टीम मोर, और इस टॉक का यूज करके आप चाहते हो कि सारे लोगों को इन्वॉल्व करें। इन्वॉल्व करना मतलब उनकी बातें वो भी अपना करे, सुने, सब ऐसा होना चाहिए। तो आप और इस टॉक से जब आप टॉक होगी ऐसा आप सोचते हो कि हम अपने टीम को अच्छे से समझ पाएंगे, और वर्क एक्टिविटीज को आप इम्प्रूव भी कर पाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद क्या होता है, यू इवेंचुअली, अंत में आप क्या करते हो, सारे लोगों को गेदर करते हो, इकट्ठा करते हो, और एक्सप्लेन करते हो कि रीजन ऑफ दिस टॉक, इस टॉक से क्या फायदा है। और पूछते हो कि एनी वन हैज एनी सजेशन और क्वेश्चंस, बताओ भाई कोई सजेशन है तो बताओ हमें। उसके बाद सारे लोग चुप हो जाते हैं, और आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस, लंबे समय चुप होने के बाद, उसमें से जो नया वर्कर है, यंगेस्ट एंड लिस्ट कॉन्फिडेंट टीम मेंबर स्टार्ट स्पीकिंग, कुछ बोलता है ना, तो दे आर इमीडिएटली इंटरप्टेड बाय द लॉन्गेस्ट सर्विंग टीम मेंबर, पुराने आदमी के द्वारा उसको बीच में रोक लिया जाता है, इंटरप्ट किया जाता है। और दे अनाउंस, और वे अनाउंस करते हैं कि यू शुड हैव ब्रॉट स्नैक फॉर अस, इस बात करने के लिए आपको स्नैक्स वगैरह ले आना चाहिए हमारे लिए, तब हम करेंगे, क्योंकि कुछ खाने पीने का रहे तो ठीक है ना। तो इस तरीके का आप देख रहे हो। अदरवाइज दिस टॉक विल जस्ट ए वेस्ट ऑफ टाइम, नहीं तो इस टॉक का कोई फायदा नहीं है। तो सब लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, खासकर जो पुराने लोग हैं ना। द यंगेस्ट टीम मेंबर हु वाज इंटरप्टेड लुक अवे, वो दूर देखता है ना, while everyone else awkwardly nods in agreement, है ना। या सारे लोग जो है ना, सब लोग अजीब सी सहमति देते हैं उस बात को, पूरा जो बोल रहा है कि नहीं ये वेस्ट ऑफ टाइम है। और आप एक्सप्लेन करते हो कि व्हाई इट इज नॉट वेस्ट ऑफ टाइम, क्यों ये टाइम का वेस्ट नहीं है, टॉक तो जरूरी होता है, आप जानते ही हो टूल बॉक्स टॉक तो जरूरी होता है। But the team looks toward the LSTM who stubbornly remains silent, जो कि जो पुराने हैं उसी की तरफ देखते हैं जो कि चुपचाप खड़ा है। You sigh and tell them the team to discuss idea while you buy a snack food from the WWP cafe। ठीक है, आप इशारा करते हो और उनको बताते हो भाई ठीक है, आप आइडिया को डिस्कस करो, मैं स्नैक खरीद के लाता हूँ आपके लिए। उसके बाद क्या होता है कि 1 of the 5 minutes वॉक टू द कैफे, आप कैफे में 5 मिनट जाते हो। यू पास सेवरल अदर एनिमल इंक्लोजर, बहुत सारे एनिमल का बाड़ा है, आप उसके थ्रू होकर जाते हो। एंड द कंस्ट्रक्शन वर्कर फैसिलिटी, कंस्ट्रक्शन वर्कर की जो फैसिलिटी है वहां से भी होकर जाते हो। बिफोर एंटरिंग द कैफे, यू टेक आउट ए पैकेट ऑफ द डिस्पोजल ईयर प्लग फ्रॉम द पॉकेट एंड पुट देम इनटू योर ईयर्स। आप वहां जाने से पहले क्या करते हो कि एक ईयर प्लग का जो पॉकेट होता है निकाले कान में लगा लेते हो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है तो नॉइस तो रहेगा ही। और you started bringing the earplug to work with you when construction began and always keep a pack on you, और आप हमेशा उसका एक पैक रखते हैं जो ईयर प्लग्स का है।
व्हाइल वॉकिंग अक्रॉस द कैफे योर फुट। अब वो जो कैफे वॉक करते हुए जा रहा था, क्यों जा रहा था? क्योंकि टॉक के लिए वो लोग स्नैक्स मांगे थे, खाने पीने के सामान। तो जा रहा था लाने के लिए, तो तक क्या हुआ? सडनली स्लीप ऑन द स्टोन फ्लोर एंड यू फॉल। आप स्लिप हो जाते हो, स्टोन फ्लोर है और आप गिर जाते हो। बट यू ग्रैब नियर बाई टेबल एंड अवॉइड हिटिंग द ग्राउंड। आप बगल के टेबल को पकड़ लेते हो जिससे आपको चोट नहीं लगता है। उसके बाद क्या होता है कि लुकिंग डाउन एट द फ्लोर, जब आप नीचे फ्लोर पे देखते हो, यू डिस्कवर डस्ट एंड डर्ट ट्रेलिंग फ्रॉम कैफे टॉयलेट टुवर्ड द इमरजेंसी एग्जिट डोर। आप देखते हो कि वहां बहुत सारे डस्ट और डर्ट है जो कि उस फ्लोर पे हैं, जिसके चलते आप गिरे हो। और ये इमरजेंसी डोर के तरफ तक है ना? इमरजेंसी डोर बनाया गया ताकि इमरजेंसी में आप निकल पाओ। और उसके बाद जो इमरजेंसी डोर है इज बीइंग पार्शियली हेल्ड ओपन, आधा ओपन है, उसमें वेज ऑफ द वुड लगाया गया है, लकड़ी का एक टुकड़ा लगाया गया है जिससे कि वो खुला रहे। फॉलोइंग द ट्रेल यू ओपन द इमरजेंसी एग्जिट डोर वाइडर टू डिस्कवर इट। आप जाते हो और उसको क्या करते हो, दरवाजा को पूरा खोलते हो और इट लीड्स टू, फिर वहां पे द मेंशन मेन एंट्रेंस हॉल में आप पहुंच जाते हो, वेयर विजिटर्स नॉर्मली इंटर WWP। वहीं विजिटर्स इंटर होते हैं। दिस हॉल गिव्स एक्सेस टू गिफ्ट शॉप। इसी हॉल से गिफ्ट शॉप को लोग जाते हैं, इंफॉर्मेशन सेंटर को जाते हैं और टिकट बूथ को जाते हैं एंड टेम्पोररी कंस्ट्रक्शन साइट इंट्रेंस को भी जाते हैं। तो इस तरह से क्लियर होता है। उसके बाद द कंस्ट्रक्शन, अब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसको देखते हैं। तो यू लीव द कैफे थ्रू द इमरजेंसी एग्जिट, उस कैफे से निकल जाते हैं इमरजेंसी एग्जिट के द्वारा और स्टैंड एट द टेम्पोररी कंस्ट्रक्शन साइट इंट्रेंस गेट। ठीक है? यू शाउट टू गेन द अटेंशन ऑफ एनीवन इनसाइड, बट यू डू नॉट रिसीव ए रिस्पॉन्स। लेकिन कोई आपका बात नहीं सुनता है, कोई नहीं बोलता है। तो आप क्या करते हो? केयरफुली ओपनिंग द गेट, यू सी दैट बिल्डिंग मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट आर पाइल्ड ऑन द फ्लोर। ये सारे बिल्डिंग मटेरियल पाइल किए गए हैं कहाँ? फ्लोर पे। और केबल ट्रेल अक्रॉस द ग्राउंड टू ए नॉइसी ओल्ड डीजल जनरेटर। केबल ट्रेलिंग हो रही है, नीचे नीचे गया हुआ है। एडिशनली लाउड म्यूजिक इज प्लेइंग फ्रॉम ए रेडियो। और क्या हो रहा है? वहां पे जोर से कोई गाना बजाकर सुन रहा है ना? और यू सी ए स्टेशनरी फॉकलिफ्ट ट्रक, वहां पे एक फॉकलिफ्ट ट्रक खड़ा है और उस पे वुडन प्लैंक को रखा गया है उस फॉक पे, है ना? वो जो कांटा ऐसा दो रहता है उसमें। और उसके बाद क्या है? सीपी वर्कर इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द प्लैंक, उस प्लैंक पर खड़ा होके क्या कर रहा है? वेल्डिंग कर रहा है मेटल फ्रेमवर्क का। ठीक है? तो ये काम कर रहा है, आप देखते हो। तो द वर्कर इज शिफ्टिंग देयर वेट फ्रॉम साइड टू साइड इन टाइम विद द म्यूजिक। और वो वर्कर जो है म्यूजिक सुन के अपना शरीर इधर उधर कर रहा है। और दिस लॉन्ग लूज स्लीव स्लिप्ड ओवर द ग्लव्स एज दे मूव। और जैसे जैसे वो कर रहा है ना, तो उसकी जो ये स्लीव्स है वो मूव होता है यहाँ पे वेल्डिंग करने के टाइम में, ऐसा करने से। और यू लुक अराउंड फॉर द साइट सुपरवाइजर। आप वहां देखते हो कोई साइट सुपरवाइजर है क्या आसपास में? बट देयर इज नो बडी इल्स इन साइट। उस साइट पे, उस जहां दिखता है वहां कोई नहीं है सुपरवाइजर वहां पे। उसके बाद क्या होता है? यू इमिडिएटली लीव द साइट एंड गो टू फाइंड द जीएम। जीएम के पास जाते हो टू टेल देम एवरीथिंग यू हैव सीन, जो आपने देखा उसको बताने के लिए जाते हो। देन जीएम assures you that they will contact the site supervisor straight away। जीएम बोलता है कि भाई आपको डायरेक्टली जाके उससे कांटेक्ट करना चाहिए। अच्छी बात है, सुपरवाइजर जाके मिलेंगे। द जीएम इज इम्प्रेस्ड विथ योर नॉलेज एंड रिलायबिलिटी। जीएम आपके नॉलेज और रिलायबिलिटी से बहुत ही इम्प्रेस्ड है। और आस्क इफ यू विल टेक ऑन ए हेल्थ एंड सेफ्टी रोल। बोलता है आप हेल्थ एंड सेफ्टी रोल लोगे? आप कहते हैं यू से यू विल थिंक अबाउट इट। आप कहते हैं कि आप सोचेंगे इसके बारे में। बिफोर यू लीव द जीएम रिमाइंड यू टू फिल इन द नियर मिस बुक फॉर योर स्लीप। कहता है कि नियर मिस बुक आप भर दीजिए स्लीप के द्वारा, है ना? यानी कि नियर मिस रिपोर्टिंग यहाँ पे हो रही है, ये बात यहाँ पे समझना है। ऑन द वे बैक टू द कैफे you inform the relevant WWP worker that the cafe floor need cleaning। ठीक है? जब आप रिटर्न आते हो तो आप इन्फॉर्म करते हो WWP वर्कर को कि भाई ये जो कैफे का फ्लोर है इसको क्लीनिंग की जरूरत है, कर दो। और द नियर मिस बुक इन द कैफे इज इजिली लोकेटेड, वहाँ नियर मिस बुक है, वो इजिली उसको मिल गया। एज यू रिकॉर्ड द इंसिडेंट, आपने उस इंसिडेंट को वहां लिख दिया। और यू आर सरप्राइज टू सी
ए लार्ज इंक्रीज इन इंट्रीज ओवर द लास्ट 6 मंथ। नियर मिस की संख्या उसमें इंट्रीज जो है ज्यादा बढ़ गई है उस बुक में। बिफोर लिविंग द कैफे यू फाइंड टू स्लिपरी सरफेस साइन एंड पुट देम ऑन आइदर एंड ऑफ द डर्ट ट्रेल। तो जब आप छोड़ने से आप वहां जब हटते हो तो देखते हो कि वो जहाँ स्लिपरी सरफेस था वहां पे वो लोग साइन बोर्ड लगा दिया है ना, एक तरह का साइन बोर्ड ऐसा रहता है, उसने लगा दिया है। उसके बाद क्या होता है कि यू रिटर्न टू योर टीम बट फाइंड दे हैव अबंडेंड द टॉक। वो लोग टॉक को अबंडेंड कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं, सब लोग हट गया है। दिस डज नॉट सरप्राइज यू सिंस यू वेयर अवे फॉर लॉन्ग देन एक्सपेक्टेड। इसमें उनको लगा कि कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, वो लंबे समय को उधर रह गए तो ये लोग हट के चले गए होंगे अपने अपने काम में। At this time of day, the youngest team member routinely makes a hot drink in nearby work kitchen। जो youngest team member है वहाँ पे किचन में वहाँ पे चाय बनाता है, हॉट ड्रिंक बनाता है। और यू लुक फॉर देम, आप खोजते हो, और होपिंग दैट दे विल टेल यू अबाउट देयर सजेशन फ्रॉम द टॉक। और आप सोचते हो कि वो बताएगा इस टॉक के बारे में। व्हेन यू फाइंड देम यू आस्क व्हाट दे थॉट। यू लर्न दैट LSTM told everyone not to hang around when there is work to do। जब उससे पूछते हो कि क्या हुआ, आप क्या सोचते हो, तो बोलता है कि ये जो LSTM है ना, जो लंबे समय तक काम कर रहा है 30 सालों से, ये बोला है सबको कि जब काम हो करने के लिए तुम लोग इधर उधर घूमो नहीं, डोंट हैंग अराउंड, है ना। तो ओनली 5 मिनट्स आफ्टर यू लेफ्ट सब लोग वहां पे चले गए, है ना। यू नोटिस दैट द ड्रिंक दे हैव मेड इज कॉफी, वो कॉफी था। दिस कंफ्यूजेस you because you know they dislike coffee। You ask them about it and they replied that it is LSTM regular morning drink। यानी कि ये जो नया आदमी है उस पुराने लोगों के लिए क्या बना रहा है, कॉफी बना रहा है। यानी कि आप समझ रहे हो। अब देखो वहां पे एक एक्सीडेंट हो जाती है, द एक्सीडेंट यानी कि द कन्वर्सेशन इंड व्हेन यू हियर इमरजेंसी सायरन नियर टू द मैंसन। आप अचानक से इमरजेंसी सायरन आपको सुनाई देता है और आप उससे बात करना बंद करते हो, और यू क्विकली वॉक टुवर्ड द साउंड। वो जो साउंड आ रहा है उसके पीछे आप जाते हो एंड फाइंड आउट व्हाट हैज हैपेंड। पता करने के लिए क्या हो गया। यू सी ए पर्सन बीइंग कैरिड आउट ऑफ द एंट्रेंस हॉल ऑन ए स्ट्रेचर। एक आदमी को स्ट्रेचर पे रख के ले आया जा रहा है टुवर्ड द एम्बुलेंस, एम्बुलेंस की तरफ। अब क्या होता है तो आप देखते हो कि बर्न्स कवर द पर्सन आर्म, पूरा उसका हाथ जो है जल गया है। एंड देयर कॉलर बोन हैज ब्रोकन थ्रू द स्किन। और आप देखते हो कि पसली टूट गई है थ्रू द स्किन। और हॉरिफाइड, आप भय में होते हो, और यू रिकॉग्नाइज देम एज द कंस्ट्रक्शन वर्कर। वह कंस्ट्रक्शन वर्कर है जो आपने देखा था, है ना, हु वाज स्टैंडिंग ऑन द फॉक लिफ्ट ट्रक। समझ गए ना आप, कि आपने देखा था कि एक म्यूजिक बज रहा है, उस पर प्लैंक के ऊपर, पट्टे के ऊपर चढ़ के डांस कर रहा है ना, वही आदमी था ये। तो नियर बाई द GM इज स्पीकिंग, और GM बोल रहा है टू द WWP लीड फर्स्ट एडर, जो वहां पे फर्स्ट एडर है। उसके बाद क्या होता है, एंड द कंस्ट्रक्शन साइट सुपरवाइजर हु लुक्स एनवायर्ड एंड डिसमिसिव। और जो कंस्ट्रक्शन साइट सुपरवाइजर था हु लुक्स एनवायर्ड एंड डिसमिसिव, बहुत ही परेशान दिख रहा है। और द GM अपीयर्स टू बी इन द स्टेट ऑफ शॉक, और GM भी लग रहा है कि वो शौक में है। व्हेन दे अप्रोच यू, जब वो आपके पास आते हैं। दे रिवेल दैट दे सर्च्ड फॉर द साइट सुपरवाइजर आफ्टर यू लेफ्ट देयर ऑफिस। बोलता है कि जब तुम आए थे उसके बाद मैंने साइट सुपरवाइजर को खोजा था, है ना, सर्च किया था। दे हैड जस्ट इंटर द कंस्ट्रक्शन साइट व्हेन दे सॉ एक्सीडेंट हैपन। यानी कि उसने जैसे ही इंटर किया देखा कि एक्सीडेंट हो चुका है। आफ्टर सीइंग दिस, इसको देखने के बाद, एंड द कंडीशन ऑन द साइट, दे डू नॉट ट्रस्ट CP हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एनीमोर। और ऐसा सीन देखने के बाद जो है, जो GM है वो अब CP यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके स्टैंडर्ड पे अब विश्वास नहीं करते। द GM आस्क्स यू टू लुक एट द रिस्क असेसमेंट। GM कहते हैं कि अब तुम देखो यहाँ के रिस्क असेसमेंट को कैसा है। दैट CP completed 6 months ago, जो कि CP ने 6 महीना पहले कंप्लीट किया था। दे वांटेड यू टू चेक इफ इट इज सुटेबल एंड सफिशिएंट एंड इफ इट कवर हाउ रिस्क शुड बी कंट्रोल्ड। और आपको अब चेक करना है कि ये सुटेबल और सफिशिएंट है कि नहीं,
मतलब रिस्क असेसमेंट सही है कि नहीं, और अगर ये कवर करता है तो जो रिस्क है कंट्रोल करना चाहिए। तो ऐसा करके जो है ये सिनेरियो कंप्लीट हो जाता है। आई होप जो है आप समझ गए होंगे कि एक पार्क है, उसमें जीएम है और ये सारी सीन होती है, कॉन्ट्रैक्टर को हायर करता है, एक्सीडेंट हो जाता है ये अनसेफ कंडीशन के कारण। तो ये पूरी की पूरी आप सिनेरियो जो है कंप्लीट हो गई और आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या सीन है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी जो है पता चलेगा कि कहाँ से क्या निकालनी है। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन पूरा देख चुके थे। अभी हम लोग उसका आंसर शीट कैसे बनाना है इसके बारे में जानते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं ये आंसर शीट का फॉर्मेट है। तो इसको ओपन करना है। मैंने आंसर पहले से बना के रखे हैं, सैंपल आंसर्स। तो सबसे पहले हम लोग इसका वर्ड फाइल हमें मिलता है, हम लॉगिन करके डाउनलोड करते हैं और उस वर्ड फाइल को ओपन करने के टाइम में ध्यान देना है कुछ, क्योंकि यहाँ पे ये बाकी चीजें जो है ना वो रीड ओनली है, आप उसमें एडिट नहीं कर सकते हो। केवल जो ये सेल्स हैं इसमें आप कुछ एंट्री कर सकते। जैसे आप देखो मैंने डाउनलोड कर लिया है यहाँ पे और मैं इस सीट को ओपन करने जा रहा हूँ। जैसे ही इसे ओपन करता हूँ ना तो ये इसकी इनेबल एडिटिंग करनी पड़ेगी, तो मैं ये करता हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन चार आते हैं। द ऑथर वुड लाइक यू टू ओपन दिस एज ए रीड ओनली अनलेस यू नीड टू मेक चेंज, ओपन एज रीड ओनली। तो हमें इसमें चेंज करने हैं, तो रीड वाली में नहीं करेंगे, क्योंकि रीड वाली में करेंगे तो कोई एडिट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे नो करेंगे, तो नो करेंगे तब जाके हम अपने सेल को फिल कर सकते हैं, अपने आंसर को फिल कर सकते हैं। तो हमने नो किया। अब देखिए यहाँ पे ये लिखने के लिए रेडी है, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। आप देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। और इसमें इसमें आप नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये लॉक है, देख रहे हैं ना, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग है यहाँ पे जो लिखा हुआ है। तो केवल हमारा जो सेल है उसमें हम लोग आंसर देने के लिए अब रेडी है। कई बार लोग ऐसा नहीं करते हैं तो उनको कंफ्यूजन होता है, आप देख रहे हैं। बट इसको हम एडिट नहीं कर सकते, ऊपर वाले को एडिट नहीं कर सकते हैं, वाली जो सेल है ना उसमें हम लोग फिल कर सकते हैं। ये आप देखिए, ठीक है। तो अब हम लोग आंसर देखते हैं। तो इस तरीके का आंसर सेट हमें मिल गया, टेम्पलेट मिल गया। और इस टेबलेट में हम लोगों को लिखना है। तो आपने देखा कि टोटल 8 जो है वहां पे टास्क था, और टोटल आपको 8 यहाँ पे मिलेंगे सेल लिखने के लिए। देखो अब 8 सेल मिला यहाँ लिखने के लिए। तो हर एग्जाम के लिए अलग अलग टेम्पलेट होता है, जैसा क्वेश्चन रहेगा उसी के अनुसार टेम्पलेट भी बनाए जाते हैं। तो आंसर टेम्पलेट हम लोग को मिल चुका है। यहाँ पे हम लोगों को अपनी खुद की क्रेडेंशियल भरनी पड़ती है। लर्नर नेम, निबोस लर्नर नंबर और लर्निंग पार्टनर नेम। आपका नाम यहाँ लिखना है, यहाँ पे आपका जो लर्नर नंबर मिलेगा वो लिखना है, और जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं उसका नाम यहाँ पे लिखना। अगर आप इस टेम्पलेट को यूज नहीं करना है, दूसरा करना है, तो आप ये सारा इन्फॉर्मेशन उस टेम्पलेट में होना चाहिए। लेकिन हाईली रिकमेंड करता है कि यही करें, इसमें बहुत आसानी से सब कुछ इजीली हम लोग फिल कर पाते हैं, तो टेंशन ज्यादा नहीं हो। इसका जो इसको जब सेव करना है ना तो इसका एक यूनिक नाम देना है। यूनिक नाम देने का मतलब, मान लेते हैं बहुत सारे लोग फाइल भेजेंगे इंस्टीट्यूट में और वो फाइल नहीं पता चलेगा किसका है, तो इससे क्या होगा, कंफ्यूजन होगा, आपका आंसर किसी और के आंसर में चला जाएगा। तो इसलिए आपको जो लिख इसको सेव करना है तो सबसे पहले आपको सरनेम लिखना है। सरनेम जैसे कि मैं लिखता हूं अभय सिंह, तो सिंह मेरा सरनेम है, अभय मेरा नाम है। या अभय कुमार सिंह लिखता हूं तो सिंह मेरा सरनेम है, अभय कुमार मेरा नेम और मिडिल नेम है, मतलब दोनों नेम में ही आ जाएगा, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आप जो लास्ट में है वो सरनेम हो। उसके बाद आप लोगों को फर्स्ट नेम लिखना है, यानी कि सरनेम के बाद जो बच गया उसको लिख देना है। और जो निवोस लर्नर नंबर जो है आपको मिलेगा वो निवोस लर्नर नंबर यहाँ लिख देना है। उसके बाद आपके इंस्टीट्यूट का पूरा नाम विद द कोड जो है उसका कोड रहता है, वो कोड के साथ आप लिख दो। जो भी पूछ लो क्या इंस्टीट्यूट का नाम है वो तो वो बता देगा, तो वो चीजें आप यहाँ पे करके और तब जाके इस फाइल को सेव कर दो, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये बना, यहाँ पे ये नाम बना, तो हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे इसको सेव कर देंगे, ठीक है। अब ये सेव हो गया। अब वो आपका नाम भी हो गया, लर्नर नंबर भी हो गया, बीच में हम लोग कमा दे रहे हैं और ये इंस्टीट्यूट का नाम हो गया। अब ये फाइल अगर वहां पे जाता है तो वो लोग सीधा क्या कर लेगा, डाउनलोड करेगा और कभी भी आपका फाइल मिस नहीं होगा, है ना। तो इससे कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है। तो आइए अब आंसर देखते हैं। तो हम लोगों ने सारे सिनेरियो को जो है अच्छे से समझ ही लिया था, तो सिनेरियो हम लोग क्लियर हो गया होगा। और अब इसके क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन पहला ये है, कमेंटिंग ऑन WWP अप्रोच टू सेलेक्टिंग कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्शन में
जो पार्क है उसका अप्रोच कैसा है ना? अप्रोच का हिंदी समझे तो उसकी दृष्टि, उसका व्यू कैसा है। तो इसको पहला क्वेश्चन ये है, कमेंट ऑन डब्ल्यूडब्ल्यूपी इनएडिक्वेट अप्रोच टू सेलेक्टिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द मंकी इनक्लोजर कंस्ट्रक्शन। तो सब इसमें हमको जब आंसर लिखने जाएंगे तो जो हमने अपने स्टडी बुक में पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्शन में क्या क्या चीजें ध्यान देनी चाहिए, तो वो चीजों को यहाँ पे कंपेयर करेंगे। अगर उस तरह से वो कर रहा है इसका मतलब ये है कि वो सही कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है इसका मतलब उसका अप्रोच जो है इनएडिक्वेट है, और क्या क्या इनएडिक्वेट है उसको हम लिख देंगे यहाँ पे। ऐसे सिंपल सा है। कंपेयर करते हैं क्या आइडल है और कैसा हम लोग कर रहे हैं। जैसा जैसा यहाँ इस आंसर शीट में देखिए कि कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्शन में जो इनएडिक्वेट अप्रोच था, उसमें सबसे पहले क्या था, मैंने इसको बुलेट पॉइंट में लिख दिया है, लैक ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस, यानी कि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं था। इस तरह से हम लोग हाईलाइट भी कर देंगे इस चीजों को। नेग्लिजेंस ड्यू टू डिलीजेंस, यानी कि परिश्रम से बचने के लिए, कौन ज्यादा इतना खोजेगा कॉन्ट्रैक्टर को, इससे बचने के लिए हम लोग क्या किए, मैनेजर ने निगलेक्ट किया, कौन ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर को बुलाएगा, कौन इतना खोजबीन करेगा, मतलब ये सेकंड है ना। और उसी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद जो है थर्ड है, इग्नोरिंग सेफ्टी कंसर्न। सेफ्टी कंसर्न को उसने इग्नोर कर दिया, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि लीव एवरीथिंग इल्स ऑन टू अस, तो उसने मान लिया कि भाई सब कुछ उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए, तो इग्नोरेंस यहाँ पे है। और क्या पार का इनएडिक्वेट अप्रोच है, तो एब्सेंस ऑफ वेरिफिकेशन। कॉन्ट्रैक्टर का वेरिफिकेशन भी नहीं किया उसने कि भाई ये काम इसके पहले सही से किया है क्या, इसके पहले कैपेबिलिटी है क्या, ये सारी चीजें नहीं चेक की। उसके बाद क्या है, उसके बाद उसने गलत काम किया, उसका अप्रोच गलत ये था कि निगलेक्टिंग क्वालिफिकेशन एंड एक्सपर्टाइज, यानी कि वर्करों के पास, कॉन्ट्रैक्टर के वर्करों के पास क्वालिफिकेशन है कि नहीं, इसमें उसने नेग्लिजेंसी दिखाई, एक्सपर्टाइज है कि नहीं सेम काम करने के लिए। और उसके बाद ओवर लुकिंग ट्रैक रिकॉर्ड, पुराना हिस्ट्री नहीं देखा कॉन्ट्रैक्टर का, जबकि हमने बुक में पढ़ा था जी सिमोन में कि ट्रैक रिकॉर्ड हिस्ट्री चेक करनी चाहिए, जबकि उसने नहीं किया, लेकिन करना चाहिए। अभी देखिए, इनसफिशिएंट रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट जो था वो इनसफिशिएंट था, मतलब उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि अगर अच्छा होता, सुटेबल सफिशिएंट होता तो एक्सीडेंट होता नहीं होता। तो और भी पॉइंट हम इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये मैंने आपको सैंपल बताया कि भाई ये सारी पॉइंट अगर आप इंक्लूड करते हो तो आंसर जो है सही बनता है। ठीक है, और इस तरीके से लिखो आप अलग अलग करके पैराग्राफ में, तो शानदार होगा। जब शानदार होगा तो आप समझ रहे हो नंबर तो मिलेगा ही। और इन समरी आप लिख सकते हो कि भाई ये चीजें हैं, तो आप इसको देख सकते हो कि कैसे लिखना है। मैं आपको केवल आइडिया दे रहा हूँ क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कॉपी पेस्ट तो नहीं करना होता है, लेकिन एक आपको आइडिया मिलेगा तो आप आसानी से लिख पाओगे। सेकेंड टास्क जो है, कमेंटिंग ऑन निगेटिव लीडरशिप एट द डब्ल्यूडब्ल्यूपी। अब लीडरशिप में निगेटिव क्या था, निगेटिव मतलब कैसे वो लोग अच्छे से लीड नहीं कर पाया। तो कैसे लीड नहीं कर देखो आप लोग, तो हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, तो द सिनेरियो हाईलाइट सेवरल इंस्टेंसेस ऑफ द निगेटिव लीडरशिप प्रैक्टिसेस एट द विंगमॉस वाइल्ड लाइफ पार्क, है ना। तो सबसे पहले क्या था, लैक ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन एंड एंगेजमेंट। कम्युनिकेशन नहीं था क्लियर, जीएम ने डिसीजन ले लिया सीपी को रखने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को, बट कम्युनिकेशन नहीं किया, कोई किसी तरह की बात ही नहीं की। उसमें जहाँ टॉक हो रहा है वहां पे जो बाकी पुराने लोग हैं वो नहीं आ रहे हैं उस टॉक में, है ना। तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। डिसमि डिसमिसिव एटीट्यूड टुवर्ड द सेफ्टी कंसर्न, अच्छा एटीट्यूड नहीं है उनका, है ना। लैक ऑफ फॉलो अप एंड ओवरसाइट, फॉलो अप नहीं हो रहा है वहां पे। इनकंसिस्टेंसी एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड है वहां पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम में कहा गया बहुत सारी बातें लेकिन हो कुछ नहीं रहा है ज्यादा, जिसके चलते ये एक्सीडेंट हुआ। और क्या था, फिफ्थ है फेलियर टू एड्रेस एम्प्लॉय कंसर्न। एम्प्लॉय जो वहां पे जिनको दिक्कत थी, वहां पे नहीं एड्रेस किया गया, यानी कि कुछ लोग टाइम वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे थे टॉक को, तो वहां पे किसी तरह की बातें नहीं हुई। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर सेफ्टी, जीएम जो है उतना सेफ्टी के लिए अकाउंटेबल नहीं दिखा, उसने छोड़ दिया सारा सीपी के ऊपर, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर। इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन वहां पे नहीं था, है ना। तो ये इनएडिक्वेट लीडरशिप का एग्जांपल है। और फेलियर टू फोस्टर ए कल्चर कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, ये नहीं किया गया, है ना। और लैक ऑफ इमीडिएट रिस्पॉन्स टू सेफ्टी कंसर्न, वहां पे एक आदमी अनसेफ एक्ट कर रहा था लेकिन तुरंत उसको नहीं इमीडिएटली डील कर किया गया, जिसके चलते एक्सीडेंट हुआ।
तो ये क्या था, सब एग्जाम्पल है लीडरशिप का। एक बात आप ध्यान देना, जितने नंबर का क्वेश्चन होना उतना ये की पॉइंट्स देने की कोशिश करना, क्योंकि एवरी की पॉइंट्स को क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट करते हो तब जाके एक नंबर मिलता है, ऐसा लिखा रहता है ना। तो केवल ये बुलेट पॉइंट लिख देने से भी आपको नंबर नहीं मिलने वाला, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन तो चाहिए। थर्ड क्वेश्चन ये है कि कमेंटिंग ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर्स। इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर क्या होता है कि एक ग्रुप में जब हम काम करते हैं ना, तो उसका असर दूसरे ग्रुप पे भी पड़ता है ना। एक किसी के साथ काम करेंगे, तो एक ग्रुप में कोई अगर दूसरा आदमी आता है जो अनसेफ काम कर रहा है, तो वो भी आदमी सेफ हो जाएगा। मतलब कि एक दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता है, ग्रुप का एक दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो उस चीज के बारे में यहाँ पे लिखना है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझ लेते हैं कि कमेंट ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ पीर एट द WWP। तो इन्फ्लुएंस देखते हैं क्या क्या है। तो क्या किया, जो टॉक हुआ उन लोग बाकी ग्रुप वाले जो कॉन्ट्रैक्टर से कंपनी वाले ने, क्लाइंट ने क्या कर लिया, एडॉप्ट कर लिया। भाई उसकी उसको अच्छा लगा था, ये टॉक कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर, इसको पार्क वाले को भी अच्छा लगा, उसने ले लिया। तो ये क्या था, पीर ग्रुप प्रेशर का इन्फ्लुएंस है ना। प्रमोशन ऑफ कल्चरल चेंज, यानी कि सक्सेसफुल टॉक जो इनिशिएट हुआ, उससे क्या हुआ और हाईलाइट हुई, उससे कल्चर और डेवलप वहां पे हुआ। इन्फ्लुएंस ऑन एम्प्लॉय बिहेवियर, इससे बिहेवियर पे भी असर पड़ा, है ना। और उसके बाद रेसिस्टेंस टू चेंज, यानी कि ये जो चेंज आ रहा है उसके ऊपर बाकी जो चेंज आ रहे हैं लोगों के ऊपर, वो रेसिस्ट कर रहे हैं, बट धीरे धीरे ये चेंज होगी। तो इस तरह से जो है ये इफेक्ट पड़ा। स्प्रेड ऑफ द मिस इंफॉर्मेशन, वहां पे मिस इंफॉर्मेशन भी स्प्रेड हुआ ड्यू टू पीर ग्रुप ऑफ प्रेशर, क्योंकि गैंग बना लिए थे। और वहां पे जब टॉक कराने के लिए गया गया तो क्या बोल रहे हैं कि सब वेस्ट ऑफ टाइम है यहाँ, बिना जब काम हो तो यहाँ दिखना नहीं, सब लोग वो बोल रहा है जो पुराना आदमी है। तो ये क्या है, ये भी पीर ग्रुप प्रेशर ही है, जो कि मिस इन्फॉर्मेशन जो है पास हो रहा है इसके थ्रू। और सोशल डायनेमिक्स, यानी कि जो पुराना आदमी है वहां पे उसका सोशल डायनेमिक हो गया है, वो दूसरे लोगों पे प्रभाव डाल रहा है ना। और साथ में इमिटेट एंड लर्निंग, यानी कि जो नए लोग हैं वो पुराने लोग से क्या कर रहे हैं, इमिटेशन कर रहे हैं, मतलब कि नकल कर रहे हैं और उनसे सीख रहे हैं। ये भी क्यों हो रहा है, क्योंकि ड्यू टू पीर ग्रुप ऑफ प्रेशर। तो आई होप जो है आपको ये बुलेट पॉइंट, और भी चाहो तो आप लिख सकते हो, हर आदमी का यूनिक आंसर होता है, तो आप करो। अब है टास्क नंबर 4। टास्क नंबर 4 ये कहता है determining positive indicator of health and safety culture. What are the positive indicator of health and safety culture at the WWP? तो आप चले जाना बुक में, पढ़ो वहां पे कि क्या क्या पॉजिटिव इंडिकेटर्स है, एक लिस्ट बना लो, है ना। और उससे यहाँ पे कंपेयर करो सिनेरियो से। तो आप देख रहे हो कि क्या क्या निकल के आएगा। तो हेल्थ एंड सेफ्टी क्वालिफिकेशन है, जो टीम लीडर है जो आपने ज्वाइन किया है, ये क्या है, वहां का पॉजिटिव इंडिकेटर है। थ्रू इंडक्शन ट्रेनिंग करवाया जा रहा है, तो ये भी क्या है, पॉजिटिव इंडिकेटर है। वर्क हेल्थ एंड वर्कर हेल्थ एंड वेल बीइंग का ख्याल रखा जा रहा है, ये भी क्या है, एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। रिडक्शन इन एक्सीडेंट रेट हो रहा है, ये भी क्या है, एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। और टीम लीडर प्रोएक्टिव एक्शन ले रहे हैं, ये भी क्या है, पॉजिटिव इंडिकेटर है। नियर मिस रिपोर्टिंग हो रही है, ये भी क्या है, एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। और रिकॉग्निशन ऑफ सेफ्टी एक्सपर्टाइज, ये भी क्या है, एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। यानी कि जो आपने पढ़ के आया है, आपने हेल्थ एंड सेफ्टी की डिग्री लेके आई है एज ए यूनिवर्सिटी का में, तो उसको इम्प्रेशन हो रहा है, वो लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो इससे आप देख रहे हो ये सारे पॉजिटिव इंडिकेटर है। और आप सर्च करो, जितने सर्च करोगे और आपको और नंबर नंबर अच्छे से मिलेंगे। तो आपको इस तरीके से लिखना है, आप देखना ऐसे कैसे मैंने लास्ट में समरी वगैरह भी लिखा है, कंक्लूजन वगैरह भी, तो इस तरीके से। अब अगर फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो एक्सप्लेन व्हाई परमिट टू वर्क शुड हैव बीन यूज्ड टू हेल्प मैनेज द पॉसिबल रिस्क ऑफ वेल्डिंग एट हाइट ड्यूरिंग द मंकी इनक्लोजर कंस्ट्रक्शन। क्यों परमिट टू वर्क सिस्टम का यूज किया जाना चाहिए, कि ये कैसे हेल्प करेगा। तो एज पर द सिनेरियो आपको मैच करा के ये चीजें लिखनी है। तो देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं इसमें की पॉइंट। तो a permit to work system should have been used to help manage the possible risks of welding at height during the monkey enclosure construction at the Wingmoss Wildlife Park due to following reason outlined in the scenario। तो सबसे पहले क्या है, अगर परमिट इम्प्लीमेंट करते हैं, इससे सबसे फर्स्ट होगा कि हेल्थ एंड सेफ्टी ओवरसाइट होगी, मतलब उसकी निगरानी हो पाएगी कि भाई लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि परमिट लेंगे तो ये सारी बातें उनको माननी पड़ेंगी। तो ये एक हेल्प करेगा कि सब कुछ वैसे ही हो रहा है कि नहीं, है ना। उसके बाद जो है वेल्डिंग एट हाई रिस्क एक्टिविटी को ये क्या करेगा, कंट्रोल कर लेगा, है ना।
उसके बाद क्या है, सेफ वर्क प्रैक्टिस इसके थ्रू आएगा, परमिट के थ्रू। और उसके बाद ऑथोराइजेशन एंड अकाउंटेबिलिटी तय होगी कि भाई जो भी परमिट साइन करेगा, जो लेगा, वो हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। कुछ भी होगा तो उससे पूछा जाएगा भाई ये क्यों हुआ। और उसके बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है इससे बढ़ेगा। और उसके बाद जो है इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रिपेयर्डनेस भी होगी, क्योंकि परमिट टू वर्क का भी पार्ट होता है ना। उसके बाद इसके थ्रू कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग भी बढ़ेगी। ठीक है ना। तो मैंने ये 7 पॉइंट लिखे हैं, और आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, आप बुक पढ़ के। और जितना अच्छा लिखोगे उतना अच्छा नंबर आपको मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग एक बेस्ट आंसर जो है बना सकते हैं। उसके बाद हम 6 नंबर टास्क को देखते हैं। तो 6 में कहता है कि डिटरमिनिंग मैनेजमेंट फेलियर कंट्रीब्यूटिंग टू एक्सीडेंट। तो बेस्ड ऑन द सिनेरियो ओनली, व्हाट मैनेजमेंट फेलियर कुड हैव कंट्रीब्यूटेड टू द एक्सीडेंट। अब क्या क्या मैनेजमेंट फेलियर जिससे एक्सीडेंट हुआ, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि देयर आर सेवरल मैनेजमेंट फेलियर could have contributed to accident in scenario at the Wingmoss Wildlife Park. These failure include, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, तो इनएडिक्वेट कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन जो है ये मैनेजमेंट का एक फेलियर है। उसके बाद जो है लैक ऑफ सुपरविजन एंड ओवरसाइट, वहां पे नहीं था सुपरवाइजर, कहीं और था, काम कहीं और चल रहा है। किसी तरह की वहां पे ओवरसाइट नहीं हो रही है, वहां पे निगरानी नहीं हो रही है हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके, है ना। ये भी क्या था, एक मैनेजमेंट फेलियर था। और निगलेक्ट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी वहां पे किया गया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन में ये सब हुआ। तो ये भी क्या था, एक मैनेजमेंट फेलियर था। और फेलियर टू एड्रेस नियर मिस इंसिडेंट रिपोर्ट, लास्ट 6 मंथ में वहां पे इंसिडेंट बढ़ गया था, फिर भी किसी ने उस चीज को ध्यान नहीं दिया। ये भी क्या था, मैनेजमेंट फेलियर था। और इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है ये भी एक मैनेजमेंट फेलियर था। और वीक कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, यानी कि वहां पे कॉन्फ्लिक्ट तो हुआ लेकिन वहां पे कोई तुरंत रिजोल्यूशन नहीं आया, है ना, कोई सोल्यूशन नहीं आया उसका। तो दैट इज ए ऑल्सो मैनेजमेंट फेलियर। और लैक ऑफ सेफ्टी कल्चर, ये भी एक मैनेजमेंट फेलियर था, क्योंकि कल्चर फोस्टरिंग करने का काम तो मैनेजमेंट का रहता है। एंड एब्सेंस ऑफ रेगुलर सेफ्टी ऑडिट भी वहां पे नहीं हुआ, दिस इज ऑल्सो ए मैनेजमेंट फेलियर। तो ये सब कुछ कारण थे मैनेजमेंट फेलियर का। तो आप और चाहो तो इंक्लूड कर सकते हो, और बहुत सारे वेबसाइट पे जाओगे, आप सर्च करोगे कि भाई क्या क्या मैनेजमेंट फेलियर होता है एक्सीडेंट में, तो वो चीजें इसमें इंक्लूड करोगे, देखोगे एज पर द सिनेरियो मैच हो रहा है कि नहीं मैच हो रहा है तो लिख दो, यही है। और ये जो अंदर की जो बॉडी कंटेंट है ना, ये चीजें आप अपने से लिखो तो बहुत बेहतर है। इसको पढ़ो, समझो और लिखो, है ना। इस तरीके से एक परफेक्ट आंसर बन जाएगा। और लास्ट में आप इन समरी में भी कुछ कह सकते हो सारी चीजों के बारे में कंक्लूड करके। और 7th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो 7th नंबर क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें यहाँ पे, कि हाउ कुड कैरी आउट हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्पेक्शन प्रायर टू दिस एक्सीडेंट अकरिंग हैव बेनिफिटेड द डब्ल्यूडब्ल्यूपी। एक्सीडेंट होने पहले से अगर इंस्पेक्शन कर देते तो कैसे बेनिफिट दे सकता था। तो इसका आंसर हम लोग इंस्पेक्शन जाएंगे, देखेंगे कि भाई इंस्पेक्शन क्या क्या बेनिफिट देता है। तो हम लोग स्टार्ट ऐसे करेंगे कि कैरिंग आउट हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्पेक्शन प्रायर टू एक्सीडेंट कुड हैव प्रोवाइडेड सेवरल सिग्निफिकेंट बेनिफिट टू द पार्क एज आउटलाइन इन द सिनेरियो। तो क्या क्या बेनिफिट दे सकता था, तो आइडेंटिफिकेशन एंड मिटिगेशन ऑफ हैजार्ड हो जाता है, भाई अगर इंस्पेक्शन करते तो ये सारा चीज पता हो जाता और हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं हैजार्ड को। उसके बाद जो है इनहेंस्ड सेफ्टी कल्चर होता है इससे, है ना। और इंक्रीज्ड ओवरसाइट एंड सुपरविजन बढ़ जाता। और क्या होता, टाइमली करेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट हो जाता। और इनहेंस्ड कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग हो जाती। और इम्प्रूव्ड कॉन्ट्रैक्टर ओवरसाइट हो जाता। और प्रोएक्टिव रिस्क रिस्क मैनेजमेंट हो जाता। और इससे क्या होता कि एक्सीडेंट नहीं होता। इन समरी हम कह सकते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्पेक्शन कंडक्टेड prior to accident could have provided numerous benefit to WWP, including hazard identification, enhanced safety culture, increased oversight and timely correction, improved communication, better contractor oversight, and proactive risk management. These benefits would have contributed to safer and more secure environment for employees, visitor and contractor at the wildlife park. तो इस तरीके से हम लोग इसका आंसर लिख पाते हैं। अब अगर 8th नंबर को देखें, तो अगर क्वेश्चन को देखें, टास्क नंबर 8 कहता है कि डिटरमिनिंग हाउ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मेजर कैन बी इम्प्रूव्ड, यानी कि हाउ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मेजर बी इम्प्रूव्ड एट डब्ल्यूडब्ल्यूपी टू प्रिवेंट ए रीअकरेंस ऑफ द नियर मिस इन द कैप। नियर मिस फिर से न हो, इसके लिए क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ले सकते हैं। आपको याद होगा
हम लोग हायरार्की ऑफ कंट्रोल के बारे में निबोस में पढ़ा था। तो हायरार्की ऑफ कंट्रोल क्या होता है? सबसे पहले एलिमिनेट, उसके बाद रिड्यूस या सब्स्टिट्यूट होता है, उसके बाद इंजीनियरिंग कंट्रोल और पीपी, और सबसे लास्ट में क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। सॉरी, फोर्थ में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है और फिफ्थ में पीपी होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्या था? एसओपी था, सुपरविजन था, ट्रेनिंग थी, सब किस में आता था? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में। तो क्या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आप लेंगे कि ताकि वहां पे फिर से रीअकर न हो? तो आइए देखते हैं। तो इसलिए कंसेप्ट बुक का बहुत जरूरी है, क्योंकि बुक का कंसेप्ट नहीं है तो आपको पता ही नहीं चलेगा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता क्या है। तब जाके हम लोग यहाँ पे आंसर लिख पाएंगे। तो टू प्रिवेंट रीअकरेंस ऑफ द नियर मिसेज इन द कैफे, सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मेजर कैन बी इम्प्लीमेंटेड। तो वो क्या क्या होगा? तो सबसे पहले रेगुलर क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस शेड्यूल बनाएंगे। शेड्यूल जब बना देंगे तो होगा, तो उससे क्या होगा? फिर से रीअकरेंस नहीं होगा नियर मिसेज। इफेक्टिव साइनेजेस अगर दे देंगे तो लोग गिरेंगे नहीं, लोगों को पता चल जाएगा कि आगे कुछ है, सावधान हो जाएंगे। और उसके बाद इमरजेंसी एग्जिट मैनेजमेंट अगर हम कर देते हैं तो इमरजेंसी में निकलने में आसानी होगी। और उसके बाद एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस कर देते हैं, तो आप समझ ही रहे हो, जितने ज्यादा लोग अवेयर होंगे उतना एक्सीडेंट होने की संभावना कम होगी। और उसके बाद सुपरविजन एंड ओवरसाइट अगर बढ़ा देते हैं, तब भी जो है अगर किसी तरह कोई गलती करेगा तो कोई बोलेगा, समझाएगा और ठीक हो जाएगा, है ना। कोई रहेगा तो कोई गलती नहीं करेगा। और नियर मिस रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशन अगर करते हैं तो रूट कॉज को इम्प्लीमेंट करेंगे, वहां पे जो करेक्टिव एक्शन होगा उसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो भी नियर मिस से बार बार नहीं होगी, है ना। कारण पता चल जाएगा। एंड रिव्यू एंड अपडेट रिस्क असेसमेंट, अगर सुटेबल सफिशिएंट रिस्क असेसमेंट नहीं रहेगा तभी तो एक्सीडेंट होगा ना, क्योंकि काम करने का तरीका ही गलत है वहां पे। और उसके बाद क्लियर कम्युनिकेशन चैनल, अगर हमारा प्रॉपर कम्युनिकेशन हो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, तो जो है वहां पे सेफ्टी कंसेंसेशन फीडबैक ये सब किया जा रहा हो, तब भी वहां पे नियरनेस होने की संभावना कम होगी। और इनकॉर्पोरेट लेसन फ्रॉम द नियर मिस, जो पुरानी गलती हम कर चुके उस लेसन को इनकॉर्पोरेट करें, शामिल करें अपने कामों में कि वो गलती दोबारा ना हो, इससे भी होगा। एंड प्रमोट पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर, और पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करते हैं यानी सब कुछ ठीक होगा, तो नियर मिस क्यों होगा? तो इस तरीके से ये 10 पॉइंट है। मैं रेकमेंड करूंगा कि जितने नंबर का क्वेश्चन रहेगा ना उतने पॉइंट्स लगभग मिल जाए तो अच्छा है, और नहीं मिले तभी कोई बात नहीं है। और जितने नंबर का क्वेश्चन रहेगा ना उसका वर्ड काउंटिंग भी उतनी ही होनी है। जैसे मैं देखो, मैं बात करूं 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो ये कितने नंबर का है? ये 10 नंबर का है। तो इसको कितना वर्ड में होना चाहिए? 30 × 10 यानी कि 300 वर्ड इसके लिए चाहिए। तो इसको देखते हैं कि कितने में हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखो मैंने सिलेक्ट कर रहे हैं। इसको जब सिलेक्ट करेंगे ना तो नीचे में आपको वर्ड काउंट दिखता होगा, कितना हो गया? 509। ये ज्यादा हो गया, इसको अब कम करेंगे, है ना, ज्यादा नहीं लिखना इसको। 330, 272, 330 वर्ड के बीच में निपटा दो। तो ना ज्यादा लिखना है ना ज्यादा कम लिखना, तो जितना नंबर हो उसी के अनुसार उसको वर्डिंग दे। तो आई होप जो है, ये तो सैंपल था मैंने आपको दिखाने के लिए, ताकि आप कैसे लिखोगे आपको एक आइडिया लग जाएगा। और जब आइडिया लग जाएगा तो आप तो लिख ही लोगे। तो ये जरूर ध्यान दो कितने नंबर का है, और की पॉइंट जरूर पता करोगे, की पॉइंट क्या क्या हो सकता। तो आई होप जो है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी थोड़ा नॉलेज मिले, अगर सेम यही चीज पढ़ रहे हैं तो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।